के प्लेनरी हॉल में। Good morning, honored guests, dignitaries, ladies and gentlemen. On behalf of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, I'd like to welcome you all to the awards ceremony on the occasion of the 10th Civil Services Day celebrations. The Government of India has instituted the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration to recognize and reward extraordinary and innovative work done by officers in various fields of administration. We are privileged to have with us this morning the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and we warmly welcome him. We also welcome the Minister of State for PMO, Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, and all our other dignitaries on the dais. I now request the Cabinet Secretary, Shri P.K. Sinha, to formally welcome the gathering. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कार्मिक राज्य मंत्री जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरीज एंड सीनियर ऑफिसर्स, सरकार के विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारों से आए मेरे सहयोगियों, सबसे पहले मैं 10वें सिविल सर्विसेज के इस कार्यक्रम में हम सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने अति व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे बीच पधारने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं अपने सीनियर्स और सभी सहयोगियों का भी कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि 21 अप्रैल का दिन सिविल सर्विसेज डे के रूप में क्यों मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1947 में आज़ादी से कुछ माह पूर्व जब विदेशी शासन से ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रक्रिया चल रही थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया था। उनके भाषण में से कुछ लाइनें मैं अवश्य ही कोट करना चाहूंगा, क्योंकि आज भी वह उतनी ही रेलेवेंट है। कोट, द डेज व्हेन द सर्विस कुड बी मास्टर्स वर ओवर एंड द ऑफिसर्स मस्ट बी गाइडेड by a real spirit of service in their day-to-day administration. It will be your bounden duty to treat the common man as your own, or to put it correctly, to feel yourself to be one of them and amongst them. In other words, you will have to adopt yourselves to democratic ways of administration. उन्होंने आगे कहा, along with discipline, you must cultivate and aspirate the core and uphold throughout your service its dignity, integrity, and incorruptibility. Your foremost consideration should be how best to contribute to the well-being of India as a whole. Unquote. It is so relevant even today. हर साल आज के दिन हम सभी अपने को देश तथा जन सामान्य की सेवा में पुनः समर्पित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से आज हम अपने कुछ सहयोगियों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में इस वर्ष कार्यक्रम को एक नया स्वरूप मिला है। पुरस्कारों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम श्रेणी में कुछ चयनित प्रायोरिटी प्रोग्राम्स को रखा गया है, जिनका पुरस्कार वितरण आज किया जाएगा। दूसरी श्रेणी में स्पेसिफिक थीमेटिक सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे, जिनके संबंध में पुरस्कार वितरण समारोह बाद में निर्धारित किया जाएगा। आज के दिन जिन प्रायोरिटी प्रोग्राम्स को लिया गया है वह हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम एवं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। पूरे देश को भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक कैटेगरी में नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स के 141 जिलों को रखा गया है, दूसरी में अन्य सभी स्टेट्स के 513 जिलों को, और तीसरी में सभी यूनियन टेरिटरीज को के 23 जिलों को। इस प्रकार इस वर्ष कंपटीशन में लेवल प्लेइंग फील्ड रहा है। प्रत्येक कैटेगरी को आपस में कंपीट करने का अवसर मिला है, क्योंकि वहां चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एक समान है।
अवॉर्डेड डिस्ट्रिक्ट्स का चयन भी इस वर्ष एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस ऑफ स्क्रूटिनी के माध्यम से किया गया है। पहले विभागों के परामर्श से इन चारों प्रोग्राम्स के अंतर्गत 74 डिस्ट्रिक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर डीएम्स के प्रेजेंटेशन एवं बीएसएनएल कॉल सेंटर द्वारा 7,62,000 कॉल्स के माध्यम से पब्लिक फीडबैक के आधार पर 38 जिलों को फर्दर शॉर्टलिस्ट किया गया। तत्पश्चात इन 38 जिलों में दो अधिकारियों की टीम यहां से भेजी गई तथा उनके अनुभव के आधार पर 24 डिस्ट्रिक्ट्स को छांटा गया। फाइनली कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा, जिसमें आउटसाइड एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, इस समिति ने डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इंटरैक्ट किया और तब उन डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया जिन्हें आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। मैं पुरस्कृत होने वाले डिस्ट्रिक्ट्स को हार्दिक बधाई देता हूं। वह बड़े ही कड़े कंपटीशन से गुजरे हैं। साथ ही अन्य सभी डिस्ट्रिक्ट्स जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि वहां भी उतना ही अच्छा काम हुआ है। पुरस्कृत इनोवेटिव आइडियाज अथवा इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज के पूरे देश में अनुसरण पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विशेष बल दिया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रयास से एवं विभिन्न स्टेट्स तथा यूटीज के सहयोग से अवॉर्डेड इनिशिएटिव्स का अन्य जिलों में रेप्लिकेशन सुनिश्चित कराया जाएगा। पिछले वर्ष भी ऐसा प्रयास किया गया, जिसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कल एवं आज के कार्यक्रम में कुल 3 पुस्तकें भी रिलीज हो रही हैं। एक पुस्तक पिछले वर्ष के अवॉर्डेड इनिशिएटिव्स के रिप्लिकेशन के ठोस प्रयासों पर आधारित है, जो कल रिलीज हो चुकी। दूसरी इस वर्ष के अवॉर्डेड इनिशिएटिव्स पर है तथा तीसरी ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज द्वारा कुछ महीने पहले विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो सराहनीय सुझाव प्रस्तुत किए गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार ये इन विषयों का चयन हुआ था और ये कमेटियां बनाई गई थीं, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाए गए थे, उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ये कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में तथा सभी जनपदों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जहां स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स इसे देख रहे हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. I now request the Honourable Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, to address the audience. Honourable Prime Minister, sir, Cabinet Secretary Shri P.K. Sinha ji, Principal Secretary to Prime Minister Shri Nripendra Mishra ji, Additional Principal Secretary Dr. P.K. Mishra ji, Secretary ARPG Shri Devendra Chaudhary ji, senior members of the Civil Services Fraternity present in this august house, ladies and gentlemen. Civil services has come a long way since the British Raj Indian Civil Service to its present avatar of Indian Administrative Service. The requirements have changed, the expectations have changed, and I think the basic difference begins from the very fact that if an ICS district head was known as a district collector and was expected to collect a revenue from colonial subjects, an IAS district head today is known as District Development Commissioner and is expected to generate revenue for public welfare. Over the last 68 years, there have been a number of changes, modifications, but I would prefer to dwell on some of the landmark breakthroughs during the last 2 years since we have been around in the government. Soon after the government took over, Honorable Prime Minister gave us the mantra of maximum governance, minimum government. And maximum governance to us means more of transparency, more of accountability, more of ease in governance, and above all, more of citizen centricity. But what is important to realize is that in contemporary India of 2016, where we have more than 65% of population below the age of 35 years, citizen centricity would essentially mean youth centricity. And therefore, living up to the spirit, within a few months of the government having taken over, we did away with an age-old practice of getting certificates attested by the gazetted officers and sent out a loud message that look here is a government which has the capacity to trust the youth of this country. Beginning from the January 1st of this year, we have abolished the practice of interviews for selection to junior posts. In the ARPG, under Devendra Chaudhary and his team,
our grievance redressal rate has gone up to 90%. And I'm personally, randomly on telephone calling up complainants to verify their level of satisfaction. We have introduced Bhavishya Portal for online pension orders. As many as 30 lakh pension accounts have been linked to Aadhaar. We have also introduced an experiment called Anubhav, wherein a retiring officer records his experiences during the last few months before his superannuation. At the same time, ladies and gentlemen, I am seriously conscious of the fact that bureaucrats are an essential tool for governance, and therefore, good governance cannot be achieved with bad tools. In the last 2 years, we have taken a number of measures to create a work-friendly environment for the bureaucrats, for the civil servants, so that they can perform to the best of their ability, to the best of their potential, whether it is in the form of yoga, whether it is in the liberalization in the LTC and the transfer policies, and whether it is, as Cabinet Secretary was mentioning, awarding some of the better performers. However, today's awards are essentially focused on some of the flagship schemes, and I'm proud to note that we have included 4 new categories, namely the Swachh Bharat, Swachh Vidyalaya, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, and Soil Health Card. And another unique feature this year has been that we have tried to give it a wider format. I am delighted to point out to Honorable Prime Minister that as many as 8 ministers from the Union Council participated in the day-long deliberations of Civil Services Day yesterday. Without taking much time, I would, on behalf of the department, reiterate that we are consistently moving forward to achieve the goal of maximum governance laid down by the Honorable Prime Minister. And when we get back next year on the same day with our report card to you, sir, we will have the confidence to say that not only have we achieved the goal of maximum governance, we have indeed also achieved the goal of governance with a difference. Thank you, sir. Thank you, sir. A film showcasing the success stories and the outstanding work done in the 4 priority programs of the government across various districts has been specially prepared for this 10th Civil Services Day celebration. We will now screen this film. देश की गरीब जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रयास, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के अंतर्गत बीमा, लोन और रुपए कार्ड की सुविधाओं से गरीब जनता को संबल मिलता है, एक सुरक्षा बोध होता है। कला और कलाकारों का राज्य पश्चिमी बंगाल। यहाँ देवी की पूजा तो बड़े धूमधाम से होती है, पर देवी की इन मूर्तियों को बनाने वाले मूर्तिकार बड़ी तंगी में रहते हैं। अब अपना कारोबार करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना, पैसा पहले लेना पड़ता है। महाजनों से ऊंचे दर पर ऋण लेते हैं। बाहर से लोन लेने पर हमें बहुत ब्याज देना पड़ता है। पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रारंभ होते ही इन जैसे मूर्तिकारों को राहत की सांस मिली। बैंक में इंटरेस्ट कम है, तो बैंक से लोन लेकर हमें बहुत फायदा हुआ है। इन्हें बैंक से लोन मिला तो जीवन में खुशियाँ लौटी। मैं अपने परिवार के साथ बैंक से लोन लेकर बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हाँ, बैंक में अकाउंट होना मुझे अच्छा लगता है। बैंक जाना पसंद है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, गली गली, शहर शहर, हर पहर। असम के नौगांव जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जलाल अहमद ने एक जन धन खाता खोला। मैं बेरोजगार था, घर में ही बैठा था। बेरोजगार जलाल को जन धन योजना के कारण एक मुद्रा लोन मिला, तो उन्होंने मोबाइल मरम्मत करने की अपनी एक दुकान खोली। मेरा काम लोगों को अच्छा लगा, तो बहुत सारे कस्टमर्स हो गए। आय बढ़ी, तो उन्होंने अपनी दुकान में एक इंसान को नौकरी भी दी। जलाल के इस छोटे से उद्यम ने रोजगार की नई संभावनाओं को जन्म दिया। ये दुकान खोलने के बाद तो बहुत बदलाव आया। घर हुआ, बच्चे को स्कूल में डाला। पहले तो घर में कुछ भी नहीं था। मैंने कंप्यूटर भी लिया, बाइक भी लिया।
धीरे धीरे एक एक चीज ले पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोन लेने के बाद बहुत बदलाव आया है। इसके जरिए मेरा बहुत लाभ हुआ है। आज जलाल अहमद नौगांव में सफलता का उदाहरण है और उनका जीवन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। चंडीगढ़ के तुषार ने 13 वर्ष की आयु में ही अपने माता पिता को खो दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए, किससे सहायता मांगे। उसे अपने छोटे भाई की भी देखरेख करनी थी क्योंकि वो अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं था। फिर एक दिन उसे पता चला कि पंजाब नेशनल बैंक में उसकी मां का खाता है। हमें बैंक से फोन आया जिसमें हमें जाके पता लगा कि माताजी ने मेरी एक जनधन योजना में एक बीमा कराया। केवल 21 दिनों में हमारा पैसा हम तक पहुंचाया। ये 2 लाख रुपए एक सूरज की किरण की रोशनी जैसा है। उसमें से हमने 1 लाख की मेरे नाम की FD कराई ताकि मैं अपने मम्मी पापा का हर सपना पूरा कर सकूं। तुषार को वो पैसे मिले तो जैसे उसका जीवन ही बदल गया। 2 अक्टूबर 2014 को शुभारंभ हुआ स्वच्छ भारत अभियान का। अपने गांव, मोहल्ले, नगर को स्वच्छ बनाने का। सिर्फ शहर में ही नहीं, देश के दूर दराज गांवों तक पहुंचा स्वच्छ भारत ग्रामीण, जागरूकता और परिवर्तन का अलग जगाने। और इस स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का एक अलग ही रूप देखने मिला बीकानेर में। बीकानेर के 80 वर्षीय हाजी अल्लादित्ता खान की आंखों में रोशनी चली गई है, पर उनकी संकल्प शक्ति कम नहीं हुई है। हाजी अल्लादित्ता ने पूरा जीवन बिना शौचालय के ही बिताया था, पर 2015 में जब स्वच्छ भारत आरंभ हुआ तो उन्हें शौचालय का महत्व समझ में आया और तब उन्हें याद आई अपनी हज यात्रा की एक बात। वहाँ शौचालय देखे, अपने गांव में ही उसकी बहुत कमी है। अरब देश में ज्यादा शौचालय देखे हैं मैंने और भी कई जगहों पर देखा। फिर मैंने भी सोचा कि ये तो इज्जत का काम है, इसीलिए मैंने बनवा लिया। उन्होंने शौचालय बनाने की ठान ली, किसी से लीच पिट की बाउंड्री बनवाई और बाद में एक कटोरी से सारा गड्ढा खुद खोदा। उसके बाद अपनी सारी जमा पूंजी लगा के गांव के पैसे वाले लोगों से उधार लेके उन्होंने पक्का शौचालय बनवाया। हाजी अल्लादित्ता खान ने वो कर दिखाया जो पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। पश्चिमी सिक्किम की 55 ग्राम पंचायतों में से एक है यांगथंग ग्राम पंचायत। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी घरों में पक्के शौचालय बनाए गए, पर 10 लोगों के घरों में अभी भी कच्चे शौचालय थे। हम गरीब लोग हैं, पहले तो टॉयलेट नहीं बना पाए थे। बांस से कच्चा टॉयलेट बनाकर कैसे भी बैठते थे। रात को कभी कभी डर के भागना पड़ता था। मुर्गी खाते थे, कुत्ते खा लेते थे, जानवर कचरा निकाल के घर में ले आते थे। मक्खियाँ भी बहुत भिन भिन आती थी घर में। स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर सभी गांव वालों ने एकजुट होकर इन कच्चे शौचालयों को पक्का बनाने का निश्चय किया। वाकई हमें गर्व है कि हम लोगों ने ये काम किया। अब तो यहाँ हमारे गांव में सबके घर में टॉयलेट है। अब तो हमारे घर में भी टॉयलेट है, साफ सफाई भी अच्छी रहती है। बच्चे खुश हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं तो सबसे पहले टॉयलेट ही देखते हैं। पहले तो बाहर जाना पड़ता था, अब तो घर के पास ही टॉयलेट है। रात को कभी भी उठ के टॉयलेट जा सकते हैं। इस गांव के लोगों ने देश को सिखाया कि अगर इरादे पक्के हों तो रास्ते निकल ही जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ही 5 मार्च 2015 को घोषणा हुई स्वच्छ विद्यालय अभियान की। एक पहल आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र देने की, उन्हें बेहतर जीवन, बेहतर परिवेश देने की, ताकि उनकी शिक्षा में ना पड़े कोई व्यवधान। आंध्र प्रदेश का जिला अनंतपुर, यहाँ स्वच्छ विद्यालय अभियान के आरंभ होने से पहले स्कूलों में शौचालय की बड़ी समस्या थी। मेरे बच्चे पढ़ते इस टाइम पे इधर लेटरिन बाथरूम नहीं था। सर महीना तक का लड़कियों को 5 दिन घर के पास रख लेना था। जस्ट टाइलेस नहीं था, हम लोग भेजने में बहुत तकलीफ होती थी। इस बात से छात्राओं में और उनके माता पिता में एक असुरक्षा की भावना थी। उधर हाईवे उंगल का ना तो बच्चों को से डर लगता था हम लोग को। यहाँ की कन्याओं को शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ती थी।
मैं 2 साल के पहले इधर ही पढ़ती थी। पैखाना नहीं से हमारे मम्मी पापा ने स्कूल छुड़वा दिए। पर स्वच्छ विद्यालय अभियान शुरू हुआ तो स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बने। अब लेटरिन बाथरूम सब मोड़ी सर भरने से माँ बाप को भी खुशी है स्कूल भेजना आता। अभी जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं बहुत लकी है क्योंकि टॉयलेट है। इस अभियान ने कन्याओं के लिए खोले शिक्षा के द्वार। भारत का स्वर्ग कश्मीर, बर्फ से ढके पहाड़, हसीन वादियां और खूबसूरत लोग। पर कश्मीर की खूबसूरती को ग्रहण लगा रही थी शौचालय की अनुपस्थिति। पहले हमारे घर में टॉयलेट नहीं थे, हमको बहुत तकलीफ होती थी, हम बाहर जाती थी, पेड़ के नीचे बैठते थे, शर्म होती थी। अनंतनाग की लड़कियां स्कूल पढ़ने तो जाती थीं, पर टॉयलेट न होने की वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फीमेल स्टूडेंट से मैं पूछती थी क्यों आप एब्सेंट रहे, तो उनका आंसर होता था मैम बीमार हैं। ऐसा जो मुझे लगता था शाय फील कर रही हैं, तो मैं समझ जाती थी कि क्या इशू उनके साथ रहा है। पर जब से यहाँ स्वच्छ विद्यालय अभियान आरंभ हुआ, हालात बदलने लगे। आज टॉयलेट है और साफ भी है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं फिर वापस आते हैं, बोला पापा हमने बाथरूम बनाया, मास्टर जी स्कूल में घर पर बनाया। मैं घर वालों से कहती हमारे स्कूल में बहुत अच्छे बाथरूम है, हमारे घर में भी इसी की तरह बाथरूम होने चाहिए। और फिर शुरू हुआ परिवर्तन का एक नया दौर। जब फिर बाथरूम बनाए स्कूल में तो तब से लड़कियां भी आने लगी स्कूल। 2015 से ये हमारे पास सब मटेरियल अवेलेबल है, तो उनको क्लास छोड़ के या हाफ डे लेके दूर घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो रेगुलर आती हैं। अगर ये अवेयर हो रही हैं, इट मीन्स कितनी फैमिलीज इससे अवेयर होंगी। इस परिवर्तन को दादरा नगर हवेली में आगे बढ़ाया 13 वर्षीय अमीशा ने, जो मच्छीपाड़ा सरकारी उच्च विद्यालय में 8वीं की छात्रा है। स्कूल में शौचालय न होने के कारण वो स्कूल जाने में आनाकानी करती थी। हमारे स्कूल में एक ही बाथरूम था, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। वहाँ की दूसरी लड़कियों का भी यही हाल था। पर स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत अमीशा के स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बने और इसका सीधा असर लड़कियों की उपस्थिति पे पड़ा। इसलिए अब मुझे स्कूल जाने और आने में बहुत खुशी होती है। वो नियमित रूप से स्कूल आने लगी। स्कूल जाना अब मुझे अच्छा लगने लगा है और मैं खेल कूद में भी शामिल होने लगी हूँ। अमीशा ने अपने माता पिता को स्कूल जैसा शौचालय घर पे बनाने के लिए प्रेरित किया। मैं स्कूल जाती हूँ और वहाँ की स्वच्छता देखकर मैंने ये निश्चय किया है कि मैं स्वस्थ बनूंगी और मेरे गांव को भी स्वस्थ बनाऊंगी। स्कूल में मिला स्वच्छता का पाठ घरों में भी अपना रंग दिखाने लगा। हवा बदल रही थी। अगर हवा बदल रही हो तो अपनी मिट्टी को परखना लगभग अनिवार्य हो जाता है। इसी भावना से शुरू हुई एक पहल अपनी मिट्टी को जानने की, उसकी जरूरतों को पहचानने की, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसका मूल प्रयोजन खेती में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग और पैदावार में गुणात्मक वृद्धि है। बलरामपुर छत्तीसगढ़ के सूर्या सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं थेटे साई। उनके पति झामर साई के पास 1 एकड़ जमीन तो है, पर सिंचाई की कोई व्यवस्था न होने के कारण सिर्फ खरीफ की फसल होती थी। पानी की कमी की वजह से सब्जी भी नहीं होती है। बाजार से खरीदकर हाइब्रिड बीज लगाते हैं, पर सूखा और बीमारी की वजह से फसल कम होती है। खेती से आय अधिक नहीं होती थी। परिणाम स्वरूप अपने 4 बच्चों के भरण पोषण के लिए झामर थेटे को मजदूरी करनी पड़ती थी। हम एक ही फसल धान उगाते थे और दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन कृषि विज्ञान केंद्र के सॉइल साइंटिस्ट्स ने झामर के खेत की मिट्टी का परीक्षण किया और उन्हें जैविक खेती करने की राय दी। वो SRI पद्धति से जीरा फूल धान की खेती के लिए तैयार हो गए। फिर तो थेटे और झामर साई के जीवन में खुशियों का दौर शुरू हुआ। हम लोग खेती कर रहे हैं और अब हम लोगों के खेत में अच्छी खेती हो रही है। फसल भी अब लहराती है
और हरी भरी है। सॉइल हेल्थ कार्ड झामर जैसे कई किसानों के जीवन में परिवर्तन का दूत बनकर आया है। चमनलाल परंपरागत ढंग से मक्के और गेहूं की खेती करता था। उसकी आजीविका खेती पर ही निर्भर थी, पर दिन प्रतिदिन परिवार का खर्च चला पाना उसके लिए कठिन हो रहा था। सहकारी संस्थाओं से उसने ऋण भी ले रखा था। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के आने से उसके खेतों की मिट्टी का परीक्षण हुआ और उसे संतुलित मात्रा में खादों के प्रयोग की सलाह दी गई। उसे गोभी, शलगम, मटर जैसे कैश क्रॉप की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। पिछले साल से स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड मिले हमें, उसी के जरिए से खेती कर रहे हैं। उससे मतलब एक साल के अंदर हमें काफी फायदा हुआ है। उसने सॉइल हेल्थ कार्ड में दिए गए निर्देशों के अनुसार खेती की तो लागत भी कम लगी और लाभ भी ज्यादा हुआ। मक्के की खेती में उसे जहां 8,000 रुपए मिलते थे, वहीं उसे 50,000 रुपए मिले। सच कहते हैं, स्वस्थ धरा खेत हरा। आज चमनलाल अपने क्षेत्र का एक आदर्श किसान बन गया है। इन योजनाओं की सफलता से भारत सुदृढ़ हो रहा है, विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। भारत, हमारा भारत। I now request Shri Amitabh Kant, CEO, Niti Aayog, to present the status of implementation of reports of the Group of Secretaries. Honorable Prime Minister, Honorable Minister for Personnel, Cabinet Secretary, Principal Secretary, Additional Principal Secretary, my colleague Mr. Devendra Chaudhary. Today's presentation is about energizing and galvanizing the civil service to be a catalyst of change. This presentation is about ideas to action and rapid execution. This presentation is also about breaking silos and individual departments and working in cross-ministry collaboration. And in many ways, this presentation is about building a new India. Ladies and gentlemen, on 31st of December, on the New Year's Eve, the Prime Minister of India had invited all the secretaries for an interaction session. On that day, he made a presentation to the secretaries and gave his vision of building a new India. Based on his presentation, the group of secretaries were broken into 8 groups. These secretaries worked on their respective areas, but there were different groups of joint secretaries. And 16 groups of joint secretaries simultaneously worked on these areas. And the entire government of India, in many ways, worked together for generation of ideas and action points. There was a concerted effort to achieve targets with a broader vision. We cut across silos, and so that we could benefit from different strengths. We focused on 8 themes to action points, and ministries acted as agents of change. Our objective was to improve efficiency in execution, to foster team spirit for better implementation, and ensure execution in line with the vision. So broadly, from the 31st of December, when we deliberated with the Prime Minister, till now, many of these ideas to action, because after the presentations were made by the secretaries, these were taken back to different departments, and all the departments held deliberations within their respective ministries, so that from these 8 presentations, they could prepare their own action plans, and every single ministry has prepared an action plan for implementation with specific timelines.
These have been collated and put together in Niti Aayog, and a dashboard for implementation has been prepared. In fact, from out of these action plans, several actions have already been included in the budget and have already been implemented. Therefore, the overall process from ideation to action points has taken just 2 months. 2 months. And as the Prime Minister once said, that this process of building a completely new India with ideas emerging from the civil services could never have been done by all the top consultants which we many times use. And therefore, the objective of all these groups was to accelerate India's growth, take it to about 10%, but with inclusion and equity. And if we are able to grow over a long period at 10%, the impact is enormous. It's not that we grow at 10%, but we are able to create 175 million jobs, and we are able to ensure that there's no poverty in India by about 2032. And therefore, this will transform India into a 10 trillion economy with no poverty. But for this to happen, vast number of things need to be done. And therefore, for faster and equitable growth, there were several action points. The government, and I'm listed down all the action which the government has already taken in the budget. The Aadhaar Act has already been passed and notified on 26 March. DBT, we've moved forward for all beneficiary, direct benefit transfer for all beneficiary-linked schemes. 20.73 crore bank accounts have been opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. 173 projects have been identified under Sagarmala. So for faster and equitable growth, a vast number of measures have been taken, including awarding of 10,000 kilometers of national highway in the financial year 2016. But a huge stress has been laid on social development for education and health. And while we were doing this, the Prime Minister has taken a series of presentations which are outcome-oriented, where specific decisions have been taken to take forward social, rapid implementation in the social sector. So we moved forward on guaranteed minimum pension. After 60 years, we've moved forward on Indra Dhanush for full immunization against 7 diseases. We've moved forward with expansion of Jan Aushadhi stores. We've moved forward on framing minimum grade-wise learning goals from class 1 to class 8 and displaying them on notice board in schools. A vast number of measures, including bridge loans for projects completed, which have been greater than 50%, new hybrid annuity model, starting a new Gatiman Express between Delhi and Agra, improved rail connectivity. A vast number of measures have been taken already on infrastructure out of the suggestions made by the secretaries. And to provide a huge impetus to agriculture and allied services, the National Agriculture Market Initiative has already been launched, which will enable India to eventually become one single market and enable farmers to get a much higher return for their produce. The mega food park scheme has been pushed. The soft loans for sugar mills directly to be disturbed to farmers has already been provided a huge push. So these were the 8 themes of recommendations of the group of secretaries, from accelerated growth to employment generation strategies, health and education, good governance, challenges and opportunities, farmer-centric issues in agriculture and allied services, Swachh Bharat and Ganga rejuvenation, energy conservation and efficiency, innovating budget and efficient implementation. So they virtually cut across the entire process of nation building and to build and develop a completely new India. I'm broadly laid down all the action plans with their specific timelines. We've broken each of these groups into subgroups, into sub-themes with their specific timelines from the action plan that we have got from the respective ministries. So some of these actions have to be completed in
2016, some of them in 2017, some of them in 2018, for accelerating growth. The targets are ambitious, but they are very much doable because they've all been agreed to by the officers themselves. These have been agreed by the respective departments, from creating more than 2 lakh crore investment in roads and railways, to completing 10,000 kilometers of road, to upgrading 50,000 kilometers of state highways. All this, and to provide a huge impetus to the startup movement through venture capital funds, and an action plan for startups has already been done. So accelerating growth, we've looked at the sub-themes of enhancing inclusion by increased allocation for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and pushing the limits of urban clusters, which is an extremely innovative concept of 300 urban clusters by the financial year 2017, and create a separate hub for ST to promote entrepreneurship in the Ministry of Small and Medium Enterprises, and achieve 100% rural electrification by May 2018, and increase rural teledensity to 100% by 2020. Similarly, on the concept of improving equity across, we've looked at Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, its complete implementation by 2017, formation of self-help groups. We've come out with a model law, land lease laws, which has already been provided to the state governments to move forward, and to develop vulnerability reduction plans for over 200 blocks by September 2016. On employment generation strategies, a vast number of creative ideas have been looked at, including multi-skill technical institutes in unserved parts of India, skill development courses during lean periods for farm workers, skill development courses in ITIs, and private skill training centers. We've looked at enhancement of skilling framework, including linking all employment exchanges with e-platforms, and to place skill gap analysis of 600 districts on official websites, and to align the national occupation standards with the national skill qualification framework. There's been a big emphasis in terms of health and pharma, in terms of providing LPG connection to below poverty line women through Pradhan Mantri Ujjwal Yojana, in terms of power PSUs to supply portable water on site. We've looked at education in terms of there's a big emphasis on creating world-class institutions, in terms of creating regulatory architecture for creating research and teaching institutions, and for creating youth networks for healthcare awareness. Also of opening 62 new Navodaya Vidyalaya during the financial year 2017. The Prime Minister has laid a lot of stress on good governance and the challenges and opportunity. Therefore, the bill to amend the Companies Act has already been introduced. We've actually last year jumped up 12th position on the ease of doing business in the World Bank analysis, but we are very keen to come in the top 15 the next 2 years, and therefore radical changes to disrupt the existing procedures, paperwork, rules, regulations have been taken, all using technologies, by setting up online procurement platform, by doing away with almost 1,053 archaic laws, by bringing in third-party scrutiny of road projects, by setting up dispute resolution boards, by bringing in this e-biz platform, which uses technology across all departments to provide a single window access to all people doing business in India. So we are using technology across sectors, and this technology will be the big quantum jumper for India in nationwide toll collection system, which the National Highway has committed to bringing into operation by 2016, by providing broadband connectivity through optical fiber for all Gram Panchayats by December 2018. A whole range of innovative work has been done. We've also focused on capacity building for panchayats. On the agriculture, on farmer-centric issues in agriculture and allied sectors. A vast range of measures while many of them have already been taken, but the future perspective is in terms of creation of buffer stock for pulses,
creating a long-term fund which will then enable us to raise much more resources to implement irrigation schemes across the country, especially command area developments, do watershed programs, bring 14 crore farms under soil health card schemes, ensure organic farming, deregulate the genetically engineered insect-resistant pulses, distribute HYV seeds and technical know-how to entire country, and ensure online order of farming equipment via the post offices of India. And the post offices will in due course play a very, very major and critical role in ensuring that we are able to provide all inputs and technology to our farmers in rural areas. We've focused very strongly on use of modern technology for creation of crop genetic enhancement network, on ensuring digitized record of rights, in terms of implementation of Jal Mitra concept for the watershed programs, and to ensure 2 lakh solar pump sets with micro irrigation under the PM-KSY. We've also laid down a very ambitious program for bringing in a blue revolution in India, targeting about 15 MMT of fish production by the financial year 20. On the Swachh Bharat and Ganga rejuvenation program, there has been a lot of focus on taking programs forward at railway stations, schools, buses, hospitals, and also to develop dissemination of IT tools created for sanitation and the Swachh Bharat mission. We've also focused on waste management and developed proof of concept for biodegradable packaging systems, and use additional waste management facilities for 50,000 villages, and upscale the biodigester technology for new toilet designed for superstructure and waste disposals. A lot of work on the textile side is being done for effluents and to bring in effluent norms for zero liquid discharge. The 7th theme was on energy conservation and efficiency, and here we focused on fuel efficiency norms for vehicle, for incentivizing construction of energy efficient buildings, and for setting up new coal washeries to reduce ash contents, improve quality, and reduce transport cost. A lot of emphasis has also been laid by the group on research and development in a vast range of areas for ensuring quality control during storage. On innovative budgeting and effective implementation, the entire focus is on direct benefit transfer. For fertilizers, we've already moved forward to do 16 districts where we can do pilot projects. There's been a very, very interesting project which has already been implemented in the Krishna district of Andhra Pradesh by the district collector there. We've learned a lot from there. We've also learned a lot from the direct benefit transfer of seeds in the state of UP. We've taken forward on a vast number of things, including Aadhaar bill, etc. So we've moved forward on a range of areas, from sustainable development goals to the pace of ideation to monitoring implementation to workshops. We are taking all this forward, and I would merely say that this has been possible because if we are able to merely implement what we have committed to the Prime Minister, we'll be able to take India to a very rapid high growth rate and also ensure equity and inclusion. And I think in many ways we would have built a very efficient and a well-functioning democracy. So thank you, Prime Minister, for your vision, and thank you to all the groups for working with this vision to be able to carry forward this mission to the grassroots level in building and developing a new India. Thank you very much, sir. Thank you, sir. The Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration were instituted in 2006 to motivate and acknowledge extraordinary and innovative work done by civil servants. This year, the awards are being given to the best performing districts for implementing the 4 priority programs of the government, namely the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, the Swachh Bharat Gramin, Swachh Vidyalaya, and Soil Health Cards. These awards are also divided into 3 groups comprising other states, hills and northeastern states,
and Union Territories. The award carries with it a trophy, a scroll, an incentive of 10 lakhs for the district. The name of the district will first be read out. This will be followed by a 40-second clip of the priority program. As soon as this clip finishes, the awardees will come towards the dais to receive the trophy and the scroll. I now request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, the Honorable Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, and all our other dignitaries to please come to the front of the dais to give away the awards. For the priority program, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, the award in the group Other States goes to North 24 Pargana, West Bengal. पश्चिमी बंगाल का जिला उत्तरी 24 परगना। यहां प्रधानमंत्री जन धन योजना को सफल बनाने के लिए प्रचार, प्रसार और सामान्य तरीकों के अलावा BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी मदद ली गई। यहां के BLO लाखों घरों में गए, मतदाताओं से मिले और उन्होंने बैंक में खाता खोलने के 1 लाख से अधिक फॉर्म बांटे। लोगों को जागरूक करने के लिए किसान मेला, कृषि मेला, स्वास्थ्य मेला और जिले के 4000 हाई स्कूल्स में भी वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए गए। ऐसे प्रयासों के कारण यहां 17,215,000 नए खाते खुले। उत्तरी 24 परगना का ये प्रयास केवल प्रशंसा के योग्य ही नहीं, अनुकरणीय भी है। I request Shri R.D. Meena, Principal Resident Commissioner, Government of West Bengal, and Shri Raj Kishore Prasad, LDM Allahabad Bank, to come up on the dais and receive the award on behalf of the district. In the group North East and Hill States, the award goes to Nagaon in Assam. असम का जिला नौगांव। यहां प्रधानमंत्री जन धन योजना से पहले बैंकों में खातों की संख्या मात्र 2,79,349 थी। पर इस योजना की घोषणा के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए। बैंक के कर्मचारियों और बैंक मित्रों ने घर घर जाकर लोगों को इसका लाभ समझाया। शिविर लगाए गए, वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले गए और एक अकाउंट ओपनिंग महामेला आयोजित किया गया। फलस्वरूप बैंक खातों की संख्या में 153% वृद्धि हुई। 4,27,456 नए खाते खुले। 2,23,979 रुपए कार्ड्स लोगों को मिले। नौगांव के इस अथक परिश्रम और निष्ठा की देश सराहना करता है। I request Shri Adil Khan, District Collector, and Shri Surendra Chandra Das, LDM Union Bank of India, to come up on the dais to receive the award on behalf of the district. For the group Union Territories, the award goes to District Chandigarh, Union Territory, Chandigarh. भारत का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रधानमंत्री जन धन योजना की अद्भुत सफलता की कहानी कहता है। जनता को जागरूक करने के लिए शिविर लगाए गए, सार्वजनिक बैठकें हुई, मोबाइल वैन से प्रचार हुआ। लक्ष्य था 1,96,000 नए बैंक खाते खोलना। चंडीगढ़ में इस योजना के लिए जागरूकता की ऐसी लहर उठी कि समय से पहले लक्ष्य से ज्यादा 2,20,000 खाते बैंकों में खुले। प्रधानमंत्री जन धन योजना की इस सफलता के लिए देश को गर्व है अपने चंडीगढ़ पे।
I request Shri Ajit Balaji Joshi, TC Chandigarh, and Shri Pramod Narayan, LDM, Punjab National Bank, to come up and receive the award on behalf of the district. For the priority program Swachh Bharat Gramin, the award in the group Other States goes to Bikaner, Rajasthan. बीकानेर, भारत का चौथा सबसे बड़ा जिला। स्वच्छ भारत अभियान आरंभ होने के बाद बीकानेर के प्रशासन और पंचायतों ने कार्यशालाओं, सार्वजनिक बैठकों के द्वारा शौचालय को परिवार के सम्मान से जोड़ा और हर परिवार ने अपना अपना शौचालय बनवाया। बीकानेर जिले में नवंबर 2014 से लेकर फरवरी 2016 तक 1,33,706 शौचालयों का निर्माण हुआ। खुले में शौच के लिए जाने वालों को समझाया गया और रोका गया और बीकानेर पूरी तरह से बना ODF, खुले में शौच से मुक्त। अपने अथक प्रयास से बीकानेर ने बढ़ाया देश का मान। Coming up to receive the award, Dr. Savita Anand, Principal Resident Commissioner, Rajasthan, and Shri Mahendra Singh Shekhawat, District Project Coordinator. Please come up and receive the award on behalf of the district. In the group North, East and Hill States, the award goes to West Sikkim District, Sikkim. अक्टूबर 2014 को पश्चिमी सिक्किम में स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ। यहाँ क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया गया, अवेयरनेस रैली की गई और स्कूल कॉलेजों में इस विषय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अभियान के अंतर्गत 31 दिसंबर 2015 से पहले 3,228 व्यक्तिगत शौचालय और 42 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। इतना ही नहीं, औरतों की व्यक्तिगत स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन की एक यूनिट भी स्थापित की गई। परिणाम, समय से पहले पश्चिमी सिक्किम हुआ ODF यानी खुले में शौच से मुक्त और देश भर में स्वच्छता अभियान की सफलता का परचम लहराया। I request Ms. Aishwarya Singh, District Collector, and Shri Rajiv Roka, Additional District Collector, to come up on the dais to receive the award on behalf of the district. For the priority program Swachh Vidyalaya, the award for the group Other States goes to Anantapur, Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश का जिला अनंतपुर देश का दूसरा ऐसा जिला है जहां बारिश सबसे कम होती है। यहाँ 3,997 सरकारी स्कूल हैं। पहले लड़कियां नियमित रूप से स्कूल नहीं आती थीं, पढ़ाई छोड़ देती थीं। पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक रिकॉर्ड टाइम में यहाँ लगभग 3,884 शौचालय बनाए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों की संख्या में भारी कमी आई और 10वीं पास करने वाली लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई। इस अभियान से लड़कियों में सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावनाओं का संचार भी हुआ। रिकॉर्ड टाइम में ऐसी सफलता हासिल करने के लिए अनंतपुर देश का सिरमौर है। I request Shri Kona Sasidhar, District Collector, and Shri Anjaya, District Education Officer, to come up and receive the award on behalf of the district. In the group Northeast and Hill States, the award goes to Anantnag, Jammu and Kashmir.
जनसंख्या के हिसाब से जम्मू और कश्मीर का तीसरा सबसे बड़ा जिला अनंतनाग। अनंतनाग में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्कूलों में केवल शौचालय नहीं बने, लड़कियों के लिए अलग शौचालय बने। बच्चों को यहाँ स्वच्छता के बारे में ऐसे जागरूक किया गया कि वो अपने घर जाकर अच्छे शौचालय और स्वच्छता की मांग करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि लोग जागने लगे और घर घर शौचालय बनने लगा और इस जिले के सारे गांव ODF यानी खुले में शौच से मुक्त हो गए। स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी अद्वितीय सफलता के लिए देश अपने अनंतनाग का अभिनंदन करता है। I request Shri Syed Abid Rashid Shah, Deputy Commissioner, and Shri Ghulam Rasool Shah, District Education Officer, to come up on the dais to receive the award on behalf of the district. For the group Union Territories, the award goes to Dadra Nagar Haveli District, Union Territory, Dadra Nagar Haveli. संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली। जब देश में स्वच्छ विद्यालय अभियान शुरू हुआ तो केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली ने बच्चों को स्वच्छता का दूत बनाने का निर्णय लिया। स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण किया गया और स्वच्छता बनाए रखने के लिए साधन और कर्मचारियों की व्यवस्था की गई। विद्यार्थियों को सामाजिक और व्यक्तिगत स्वच्छता का सही अर्थ और तरीका सिखाया गया। 50,000 बच्चों को स्वच्छता सेनानी बनाकर उन्हें स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता को नई पीढ़ी के चरित्र से जोड़ने का दादरा एवं नगर हवेली का ये प्रयास अनमोल है। I request Shri Gaurav Singh Rajawat, District Collector, and Shri Paritosh Shukla, District Education Officer, to come up on the dais and receive the award on behalf of the district. For the priority program Soil Health Card, the award for the group Other States goes to Balrampur, Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ का जिला बलरामपुर। यहाँ के लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, पर उनकी स्थिति खराब हो रही थी। वर्ष 2014-15 में कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर के वैज्ञानिक इन गांवों में गए। उन्होंने खेतों की मिट्टी के सैंपल लाकर लेबोरेटरी में उनका परीक्षण किया तो पता चला कि गलत रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो रही है। वैज्ञानिकों ने उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड देकर इस समस्या का निदान बताया, खेती करने की नई तकनीक बताई, जिसके प्रयोग से लोगों की आय बढ़ी, उनका जीवन बदला। आज बलरामपुर सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए देश में अग्रणी है। I request Shri Avnish Kumar Sharan, DC Balrampur, and Shri S.K. Prasad, Deputy Agriculture Officer, to come up and receive the award on behalf of the district. In the group Northeast and Hill States, the award goes to Hamirpur, Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 229 ग्राम पंचायतें और 1,697 गांव हैं। यहां बढ़ते रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के कारण उपज घटती जा रही थी। इस बीच सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की घोषणा हुई और हमीरपुर के किसानों को इसका लाभ दिलाने के लिए प्रशासन जोर शोर से जुट गया। जगह जगह पे जागरूकता शिविर लगाए गए और इसके लाभ के बारे में किसानों को बताया गया। फिर जिले के सभी 76,000 परिवारों के खेतों से मिट्टी के सैंपल इकट्ठे किए गए। इनमें से 50% किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल गया और उसमें दिए निर्देशों के हिसाब से
खेती करके वे आज खुशहाल हैं। इस स्कीम की ऐसी अपार सफलता के लिए हमीरपुर को बधाइयां। I request Shri Madan Chauhan, DC Hamirpur, and Shri Albel Singh Thakur, Deputy Director Agriculture, to come up on the dais and receive the award on behalf of the district. We thank the Honourable Prime Minister and all our other dignitaries for giving away the awards. A coffee table book on individual stories under the 4 priority programs, which brings out the positive impact of these programs on the lives of citizens, has been brought out on the occasion. The title of the book is The Change Makers. I now request the Honourable Prime Minister to release this publication. The other book, on the status of implementation of reports of the group of secretaries, titled Transforming India, I request the Honourable Prime Minister to release this book. I request the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to please address the gathering. मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री पी.के. सिन्हा, कैबिनेट सेक्रेटरी, श्री नृपेंद्र मिश्रा, श्री पी.के. मिश्रा, श्री देवेंद्र चौधरी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, साथियों, सिविल सर्विस डे देश के जीवन में भी और हम सबके जीवन में भी, और विशेषकर आपके जीवन में सार्थक कैसे बने, क्या ये एक रिचुअल बनना चाहिए? हर साल एक दिवस आता है, इतिहास की धरोहर को याद करने का अवसर मिलता है। यह अवसर अपने आप में इस बात के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है क्या कि हम क्यों चले थे, कहां जाना था, कितना चले, कहां पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जहां जाना था वहीं से कहीं दूर चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जहां जाना था अभी पहुंचना बहुत दूर बाकी है। ये सारी बातें हैं जो व्यक्ति को विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। और ऐसे अवसर होते हैं जो हमें जरा पीछे मुड़कर की और
उस कदमों को, उस कार्यकाल को एक क्रिटिकल नजर से देखने का अवसर भी देते हैं। और उसके साथ साथ ये अवसर ही होते हैं कि जो नए संकल्प के लिए कारण बनते हैं। और ये जीवन में हर किसी का अनुभव होता है, सिर्फ हम यहां बैठे हैं इसलिए ऐसा नहीं है। एक विद्यार्थी भी जब एग्जाम देकर के घर लौटता है, एक तरफ रिजल्ट का इंतजार करता है, साथ साथ ये भी सोचता है कि अगले साल तो प्रारंभ से ही पढ़ूंगा। निर्णय कर लेता है कि अगले साल एग्जाम के समय पढ़ना नहीं है, मैं बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ूंगा, नियमित हो जाऊंगा। ये खुद ही कहता है, कोई किसी को कहना नहीं पड़ता, क्योंकि वो परीक्षा का माहौल ऐसा रहता है कि उसका मन करता है कि अगले साल के लिए कुछ बदलाव लाऊं अपने में। और जब स्कूल कॉलेज खुल जाती है तो याद तो आता है कि हाँ, फिर सोचता ऐसा करें आज रात को पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठ करके पढ़ेंगे। सुबह नींद आ जाती है, सोचता है कि शायद सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना हमारे बस का रोग नहीं है, ऐसा करें रात को ही पढ़ेंगे। फिर कभी माँ को कहता है माँ जरा जल्दी उठा देना, कभी माँ को कहता रात को ज्यादा खाना मत खिलाओ, कुछ ऐसा खिलाओ ताकि मैं पढ़ पाऊं। तरह तरह की चीजें खोजता रहता है, लेकिन अनुभव आता है कि प्रयोग तो बहुत होते हैं, लेकिन वही हाल हो जाता है। फिर एग्जाम आ जाती है, फिर देर रात तक पढ़ता है, फिर नोट एक्सचेंज करता है, फिर सोचता है कल सुबह क्या होगा। ये जीवन का एक क्रम बन जाता है। क्या हम भी उसी रिचुअल से अपने आप को बांधना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि फिर सिर्फ रुकावट आती है ऐसा नहीं है, थकावट भी आती है। और कभी कभी रुकावट जितना संकट पैदा नहीं करती है, उतनी थकावट पैदा करती है। और जिंदगी वो जी सकते हैं जो कभी थकावट महसूस नहीं करते हैं, रुकावट को एक अवसर समझते हैं, रुकावट को एक चुनौती समझते हैं, वो जिंदगी को कहीं और ले जा सकते हैं। लेकिन जिनके जीवन में एक बार थकावट ने प्रवेश कर दिया, वो किसी भी बीमारी से बड़ी भयंकर होती है, उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता है। और थकावट कभी शरीर से नहीं होती है, थकावट मन की अवस्था होती है जो जीने की ताकत खो देती है, सपने भी देखने का सामर्थ्य छोड़ देती है, और तब जाकर के जीवन में कुछ भी न करना। और कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ न होना उसके अपने तक सीमित नहीं रहता है, वो जितने बड़े पद पर बैठता है उतना ज्यादा प्रभाव पैदा करता है। कभी कभार बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ कर करके जितना प्रभाव पैदा कर सकता है, उससे ज्यादा प्रभाव कुछ न कर करके नकारात्मक पैदा कर देता है। और इसलिए मैं अच्छा कर सकूं अच्छी बात है, न कर पाऊं तो भी ये तो मैं संकल्प करूं कि मुझे जितना करना था उसमें तो कहीं थकावट नहीं आ रही है, जिसके कारण एक ठहराव तो नहीं आ गया, जिसके कारण रुकावट तो नहीं आ गई, और कहीं मैं पूरी व्यवस्था को ऊर्जाहीन, चेतनाहीन, प्राणहीन, संकल्प विहीन, गति विहीन नहीं बना देता हूं। अगर ये मन की अवस्था रही तो मैं समझता हूं संकट बहुत बड़ा गहरा जाता है। और इसलिए हम लोगों के जीवन में जैसे जैसे दायित्व बढ़ता है, हमारे अंदर नया करने की ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए। और ये अवसर होते हैं जो हमें ताकत देते हैं। कभी कभार एक अच्छा विचार जितना सामर्थ्य देता है, उससे ज्यादा एक अच्छी सफलता, चाहे वो किसी और की क्यों ना हो, वे हमारा हौसला बहुत बुलंद कर देती है। आज जो अवार्ड विनर है
उनका कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान की तुलना में बहुत छोटा होगा। इतने बड़े देश की समस्याओं के सामने एक आध चीज को उन्होंने हाथ लगाया होगा, हिसाब से लगाया तो बहुत छोटी होगी, लेकिन वो सफलता भी यहां बैठे हुए हर किसी को लगता होगा, अच्छा इसका ये भी परिणाम हो सकता है, अच्छा अनंतनाग में भी हो सकता है, आनंदपुर में भी हो सकता है। हर किसी के मन में विचार आंदोलित करने का काम एक सफल गाथा कर देती है। और इसलिए सिविल सर्विस डे के साथ एक प्रधानमंत्री अवार्ड की जो परंपरा रही है, उसको एक नया आयाम इस बार देने का प्रयास किया गया। कुछ ज्योग्राफिकल कठिनाइयां हैं, कुछ जनसंख्या की सीमाएं हैं, तो ऐसी विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो उसको 3 ग्रुप में कर करके कोशिश की। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतनी बारीक स्क्रूटिनी भी हो सकती है सरकारी काम। वरना तो पहले क्या था, एप्लीकेशन लिख देते थे और कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाने का आता भी है, तो जूरी को प्रभावित भी कर देते हैं। और इस बार प्रभावित करने वाला कोई दायरा ही नहीं था, क्योंकि कॉल सेंटर से सैकड़ों फोन करके पूछा गया कि आपके यहां ये हुआ था, क्या हुआ। जूरी ने फिजिकली वहां मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वाइवा किया गया, यानी अनेक प्रकार की कोशिश करने के बाद एक कुछ अच्छाइयों की ओर जाने का प्रयास हुआ है। लेकिन जो अच्छा होता है उसका आनंद आता है, इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई अच्छा। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि 600 साढ़े 600 से ज्यादा जिले हैं। हमारी चुनौती यहां शुरू होती है कि पहले से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि करीब 74 सफलता की गाथाएं शॉर्टलिस्ट हुई, वो पहले से कई गुना ज्यादा है। और पहले से कई गुना ज्यादा होना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान का कारण है। लेकिन जिसके जीवन में थकावट नहीं है, रुकावट का सोच ही नहीं सकता है, वो दूसरे तरीके से सोचता है कि क्या कारण है कि 650 700 जिलों में से सिर्फ 10% शॉर्टलिस्ट हुए, 90% छूट गए। क्या ये 90% लोगों के लिए चुनौती बन सकती है, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए चुनौती बन सकती है कि भले हम सफलता पाए या ना पाए, लेकिन शॉर्ट लिस्ट तक तो हम अपने जिलों को ला करके रहेंगे, अपनी पसंद की एक योजना पकड़ेंगे, इसी वर्ष से पकड़ लेंगे और उस स्टूडेंट की तरह नहीं करेंगे। आज इसी सिविल सर्विस डे को ही तय करूंगे कि हम अगली बार इस जगह पे मंच पर होंगे और हम अवार्ड लेकर के जाएंगे। ये हिंदुस्तान के सभी 650 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के दिमाग में ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 74 पहले की तुलना में बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन अगर मैं उसे आगे जाने के लिए सोचता हूं तो मतलब यह है कि थकावट से मैं बंधन में बंधा हुआ नहीं हूं, मैं रुकावट को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं कुछ और आगे करने के लिए चाहता हूं। ये भाव, ये संकल्प भाव अगर इस टीम में आता है, और जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मुझे सुन रहे हैं अभी कार्यक्रम में, उन सब अफसर साहब, उनके भी दिमाग में भाव आए, वो राज्य भी चर्चा करें कि क्या कारण है कि हमारा राज्य नजर नहीं आता है। उस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुई टीम भी सोचे क्या कारण है कि आज मेरी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं चमका। एक हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि जब से सरकार में कुछ बातों को लेकर के मैं जो आग्रह से कर रहा हूं, मैं उसमें एक बात मैं कहता हूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन साथ साथ मैं कहता हूं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो, अच्छाई की स्पर्धा हो, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस की स्पर्धा हो, वैल्यूज की स्पर्धा हो, इंटीग्रिटी की स्पर्धा हो, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पर्धा बढ़े, मिनिमम गवर्नेंस का सपना स्पर्धा के तहत
आगे निकल जाने का प्रयास हो। ये जो कॉम्पिटिटिव की बात है वो डिस्ट्रिक्ट में भी फील होना चाहिए कि सिविल सर्विस डे के लिए हम संकल्प करें कि हम भी 2 कदम और जाएंगे। दूसरी बात है, हम लोग जब सिविल सर्विस में आए होंगे कुछ लोग तो परंपरागत रूप से आए होंगे, शायद फैमिली ट्रेडिशन रही होगी, 3-4 पीढ़ी से इसी से गुजारा करते रहे होंगे, ऐसे कई लोग होंगे। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि बाकी छोड़ो साहब, ये है, एक बार अंदर पाइपलाइन में जगह बना लो, फिर तो ऐसे ही चले जाएंगे, फिर तो वक्त ही ले जाता है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। 15 साल हुए तो यहां पहुंच गए, 20 साल हो गए तो यहां पहुंच गए, 22 साल हो गए तो यहां पहुंच गए, और जब बाहर निकलेंगे तो करीब करीब 3 में से एक जगह पे तो होंगे ही होंगे। उसको निश्चित भविष्य लगता है, सत्ता है, रुतबा है, तो आने का मन भी करता है। और वो गलत है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, मैं ऐसा मानने वालों में से नहीं हूं कि गलत है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों में से कितने हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है? अपने परिश्रम से मिला है, अपने बलबूते पर मिला है, फिर भी ये भी तो जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 125 करोड़ में से हम एक 2000, 5000, 10,000, 15,000 लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है। हम जो कुछ भी हैं, कोई एक ऐसी व्यवस्था है जिसने मुझे इन 125 करोड़ के भाग्य को बदलने के लिए मौका दिया है। इतने बड़े जीवन के सौभाग्य के बाद अगर कुछ कर दिखाने का इरादा नहीं होगा तो यहां पहुंचने के बाद भी किस काम के हम? और इसलिए कभी न कभी तो जीवन में मुझे बराबर याद है, मैं आज से 35-40 साल पहले, मैं तो राजनीति में बहुत देर से आया हूं, सामाजिक जीवन में मैंने अपने आप को खपाया हुआ था, तो मैं कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से गप्पे गोष्ठी करने चला जाता था, मिलता था, उनसे बात करता था। और एक बार मैंने उनको पूछा क्या सोचा, आगे क्या करोगे? तो हर कोई बता रहा था पढ़ाई के बाद सोचेंगे, कुछ बता रहे थे कि नहीं ये पिताजी का व्यवसाय है वही करूंगा। एक बार मेरा अनुभव है, एक नौजवान हाथ ऊपर किया, उसने कहा था मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों भाई, तेरे मन में ऐसा कैसे विचार आ गया? इसलिए मैंने कहा वहां उनका जरा रुतबा होता है। बोले नहीं जी, मुझे लगता है कि मैं आईएएस अफसर बनूंगा तो मैं कईयों की जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। तो मैंने कहा राजनीति में क्यों नहीं जाते हो, वहां से भी तुम कुछ कर सकते हो। नहीं बोले साहब तो टेम्परेरी होता है। उसकी इतनी क्लैरिटी थी कि साहब वो तो टेम्परेरी होता है। ये व्यवस्था में अगर मैं गया तो मैं एक लंबे अरसे तक सस्टेनेबली काम कर सकता हूं। आप उस ताकत के लोग हैं और इसलिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं वो आप भली भांति जानते हैं, उसका एहसास कराने की आवश्यकता नहीं होती है। एक समय होगा, हालात भी ऐसे रहे होंगे, व्यवस्थाएं बनानी होगी, एक सोच भी रही होगी, और ज्यादातर हमारा रोल एक रेगुलेटर का रहा। काफी 1-2 पीढ़ी ऐसी हमारी इस परंपरा की गई होगी कि जिनका पूरा समय शक्ति रेगुलेटर के रूप में गई होगी। उसके बाद शायद एक समय आया होगा कि जिसमें थोड़ा सा दायरा बदला होगा और एडमिनिस्ट्रेटर का रूप बना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ कुछ कुछ कंट्रोलर का भी थोड़ा भाव आया होगा। उसके बाद थोड़ा कालखंड बदला होगा तो लगा होगा कि नहीं, अब हमारी भूमिका रेगुलेटर की तो रही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर
या कंट्रोलर से आगे अब एक मैनेजरियल स्किल डेवलप करना जरूरी हो गया है, क्योंकि एक साथ कई चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। हमारा दायरा बदलता गया है। लेकिन क्या 21वीं सदी के इस कालखंड में यही हमारा रूप पर्याप्त है क्या? भले मैं रेगुलेटर से बाहर निकल करके लोकतंत्र की स्पिरिट के अनुरूप बदलता बदलता एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर के एक मैनेजरियल रोल पे पहुंचा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि 21वीं सदी जो पूरे वैश्विक स्पर्धा का युग है और भारत अपेक्षाओं की एक बहुत बड़ी एक ऐसा माहौल बना है जहां हर किसी को कुछ ना कुछ करना है, हर किसी को कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है, हर किसी को कुछ ना कुछ पाना भी है। कुछ लोगों को इससे डर लगता होगा, मैं इसे अवसर मानता हूं। जब 125 करोड़ देशवासियों के अंदर एक जज्बा हो, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, वो अपने आप में देश को आगे बढ़ाने का कारण होता है। ठीक है यार, पिताजी ऐसा छोड़ के गए, चलो भाई क्या करने की जरूरत है, शौचालय बनाए, क्या जरूरत, अपने माँ बाप कहाँ शौचालय था, चाहे जीव गुजारा करके गए। अब वो सोच नहीं है, वो कहता नहीं जी जिंदगी ऐसे नहीं, जिंदगी ऐसी चाहिए। देश को बढ़ने के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊर्जा तत्व है। और ऐसे समय हम एडमिनिस्ट्रेटर हो, हम कंट्रोलर हो, कलेक्टर हो, ये सफिशिएंट नहीं है। अब समय की मांग है कि व्यवस्था से जुड़ा हुआ हर पुर्जा, छोटी से छोटी इकाई से लेकर के बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो एजेंट ऑफ चेंज बनना समय की मांग है। उसने अपने आप को उस रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा, उस रूप से करना पड़ेगा ताकि वो उसके होने मात्र से, सोचने मात्र से, करने मात्र से चेंज का एहसास दिखाई दे। और आज किया तो कल दिखाई देगा, वो इंतजार होना नहीं है। हमने उस तेजी से चेंज एजेंट के रूप में काम करना पड़ेगा कि हम परिस्थितियों को पलटे, चाहे नीतियों में हो, चाहे रीति में हो, चाहे रणनीति में हो, हमें बदलाव लाने के लिए काम करना पड़ेगा। कभी कभार एक ढांचे में जब बैठते हैं तब एक्सपेरिमेंट करने से बहुत डरते हैं। कहीं फेल हो जाएंगे तो, कहीं गलत हो जाएगा तो। अगर हम एक्सपेरिमेंट करना ही छोड़ देंगे फिर ये व्यवस्था में बदलाव आ ही नहीं सकता है। और एक्सपेरिमेंट कोई सर्कुलर निकाल करके नहीं होता है। ये एक भीतर से वो आवाज उठती है जो हमें कहीं ले जाती है। और जिनको लगता है कि भाई कोई रिस्क ना हो, वो एक्सपेरिमेंट तो ठीक है। बिना रिस्क का एक्सपेरिमेंट जो होता है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, वो तो प्लान होता है। ये प्लान और एक्सपेरिमेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्लान का तो आपको पता है कि ऐसा होना है, यहां जाना है, ऐसा होना है। एक्सपेरिमेंट का प्लान थोड़ा होता है। और मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट को पुरस्कृत करता हूं। जरा हटके ये करने करके जब कुछ लोग करते हैं और उनको एक संतोष भी होता है कि भाई पहले ऐसे चलता था, मैंने ये कर दिया, उसका एक ताकत होती है। इतने बड़े देश को हम 20, 25, 30 साल या पिछली शताब्दी के सोच और नियमों से नहीं चला सकते। टेक्नोलॉजी ने मनुष्य जीवन को कितना बदल दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी से बदली हुई जीवन व्यवस्था शासन व्यवस्था में अगर प्रतिबिंबित नहीं होती है तो दायरा कितना बढ़ जाएगा। और हम सबने अनुभव किया है, योजनाएं तो आती हैं, सरकार में योजनाएं कोई नई चीज नहीं होती है, लेकिन सफलता तो सरकारी दायरे से बाहर निकल करके जन सामान्य को जोड़ने से ही मिलती है। ये हम सबका अनुभव है। जब भी जन भागीदारी बढ़ी है, आपकी योजनाएं सफल होती है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए अनिवार्य है, अगर मैं सिविल सर्वेंट हूं तो सिविल सोसाइटी के साथ एंगेजमेंट ये मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। मैं अपने दायरे में, अपने चैम्बर में, अपनी फाइलों के बीच देश और दुनिया को चलाना चाहता हूं तो मुझे जन सहयोग कम मिलता है। जिनको जरूरत है वो तो इसका फायदा उठा लेंगे, ले आ जाएंगे, लेकिन कुछ जागरूक लोगों की भलाई से देश बनता नहीं है। सामान्य मानवी जो कि जागरूक नहीं है तो भी उसके हित की बात उस तक पहुंचती है, और वो जब हिस्सेदार बन जाता है तो स्थितियां पलट जाती है। और इसलिए शौचालय बनाना कोई इसी सरकार ने थोड़ा किया है। जितनी सरकारें बनी होगी सब सरकारों ने सोचा होगा, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं बना। हम लोगों का काम है, और हम सरकारी दफ्तर में बैठे हुए व्यक्तियों का भी काम है कि हम इन चीजों में, हमारी कार्यशैली में जन सामान्य सिविल सोसाइटी से एंगेजमेंट हम ही कैसे बढ़ाएं, हम उन दायरों को कैसे पकड़े। आप देखिए, उसमें से आपको एक बहुत सरलीकरण, नई चीजें भी हाथ लगेगी, और नई चीजें चीजों को करने का कारण भी बन जाती है, और वही कभी कभी स्वीकृति बन जाती है, नीतियों का हिस्सा बन जाती है। और इसलिए हमारे लिए कोशिश रहनी चाहिए, हम ये जरूर याद रखें कि हमारे साथ दो प्रकार के लोग हम जानते हैं भली बात ही। कुछ लोगों को पूछते तो कहते मैं जॉब करता हूं, कुछ लोगों को पूछते तो कहता है मैं सर्विस करता हूं। वो भी 8 घंटे, ये भी 8 घंटे, वो भी तनख्वाह लेता है, ये भी तनख्वाह लेता है, लेकिन वो जॉब कहता है, ये सर्विस कहता है। ये फर्क जो है ना, वो हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम सिर्फ सर्विस शब्द से जुड़े हुए नहीं हैं, हम सिविल सर्विस से जुड़े हुए हैं, और इसलिए हम सिविल सोसाइटी के अभिन्न अंग है। मैं और सिविल सोसाइटी, मैं और सिविल सोसाइटी को कुछ देने वाला, मैं और सिविल सोसाइटी के लिए कुछ करने वाला जी नहीं। वक्त बदल चुका है, हम सब, मैं और सिविल सोसाइटी, हम बन करके चीजों को बदलेंगे, ये समय की मांग रहती है। और इसलिए मैं एक सर्विस के भाव से, और जीवन में संतोष इस बात का है कि मैंने कुछ सेवा की, देश की सेवा की, डिपार्टमेंट के द्वारा सेवा की, उस प्रोजेक्ट के द्वारा सेवा की, लेकिन सेवा ही, और हमारे यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्मः। जिसके रग रग में इस बात को गुट्टी पिलाई गई हो कि जहां पर सेवा परमो धर्म है, तो आपको तो व्यवस्था के तहत सेवा का सौभाग्य मिला है, और वही मैं समझता हूं कि एक अवसर प्रदान करता है। मेरा अनुभव है, मुझे एक लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते सेवा करने का मौका मिला। पिछले 2 साल से आप लोगों के बीच बहुत कुछ सीख रहा हूं। मैं अनुभव से कह सकता हूं, बड़े विश्वास से कह सकता हूं, हमारे पास ये देव दुर्लभ टीम है, सामर्थ्यवान लोग हैं, एक एक से बढ़कर के काम करने की ताकत रखने वाले लोग हैं। अगर उनके सामने कोई जिम्मेवारी आ जाती है तो मैंने देखा है कि वो सैटरडे संडे भी भूल जाते हैं, बच्चे का जन्मदिन तक भूल जाते हैं। ऐसे मैंने अवसर देखे हैं, और इसलिए ये देश गर्व करता है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पद का उपयोग देश को कहीं आगे ले जाने के लिए कह रहे हैं। अभी नीति आयोग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन हुआ है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। इस स्तर के अधिकारियों ने, जब उनको ये काम दिया गया, और जैसा बताया गया, मैंने पहले दिन प्रेजेंटेशन दिया था और बाद में मैंने उनको समय दिया था, और मैंने कहा था कि मैं आपसे फिर इसके लाइट में मुझे बताइए और कुछ नया भी बताइए। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं, कोई सर्कुलर नहीं था,
उसके साथ कोई डिसिप्लिन के बंधन नहीं थे, अपनी स्वेच्छा से करने वाला काम था। और शायद हिंदुस्तान के लोग जानकर के अचंभा होगा उनको कि इन अफसरों ने 10,000 मैन आवर लगाए। 10,000 मैन आवर, ये छोटी घटना नहीं है। और मेरी जानकारी है कि कुछ ग्रुप जो बने थे रात 10-10, 12-12 बजे तक काम करते थे। कुछ ग्रुप बने थे जिन्होंने सैटरडे संडे अपना छोड़ दिया था और नियम ये था कि ऑफिस आवर्स शाम को 6 बजे के बाद ये काम करना है। शाम को ऑफिस आवर्स के बाद 10,000 आवर्स लगा करके ये चिंतन कर करके ये कार्य रचना तय की गई है। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है जी? इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? और मैंने पहले उस दिन कहा था और आज भी नीति आयोग की तरफ से कहा गया कि हमें बहुत बड़े विद्वान कंसल्टेंट जो जानकारियां देते हैं, लेकिन जो 25-30 साल इसी धरती से काम करते करते निकले हुए लोग जब जो सोचते हैं तो कितना ताकतवर चीजें दे सकते हैं, इसका यह उत्तम उदाहरण है। अनुभव से निकली हुई चीज है और उसको वहां छोड़ा नहीं। ये चिंतन की चेन के रूप में उसको फिर से एक बार फॉलोअप के नाते रिवर्स गियर में ले जाया गया। वो बैठा गया, वो अलग बैठा गया और उसमें से हमने अपने अपने डिपार्टमेंट ने अपना एक्शन प्लान बनाया, जिस एक्शन प्लान का बजट के अंदर भी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। बजट की कई बातें ऐसी हैं जो इस चिंतन में से निकली थी, पॉलिटिकल थिंकिंग प्रोसेस से नहीं आई थी। ये बहुत छोटी बात नहीं है जी। इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में, ये एक नया वर्क कल्चर है, नई कार्यशैली है। मैं कभी अफसरों से निराश नहीं हुआ। इतने बड़े लंबे तजुर्बे के बाद मैं विश्वास से कहता हूं, मैं कभी अफसरों से निराश नहीं हुआ। मेरे जीवन में कभी मुझे किसी अफसर को डांटने की नौबत नहीं आई है, ऊंची आवाज में बोलने की नौबत नहीं आई है। मैं जीरो एक्सपीरियंस के साथ शासन व्यवस्था में आया था, मुझे पंचायत का भी अनुभव नहीं था। पहले दिन से आज तक मुझे कभी कोई कटु अनुभव नहीं आया। मैंने ये सामर्थ्य देखा। क्यों? मैंने अपनी सोच बनाई हुई कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने उत्तम से उत्तम ताकत दी है। हर व्यक्ति में परमात्मा ने जहां है वहां से ऊपर उठने का सामर्थ्य दिया है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा इरादा दिया है, कुछ अच्छा करके जाना है। कितना ही बुरा क्यों व्यक्ति ना हो, वो भी मन में कुछ अच्छा करके जाने के लिए सोचता है। हमारा काम यही है, इस अच्छाई को पकड़ने का प्रयास करें। और मुझे हमेशा अनुभव आया है कि जब हरेक की शक्तियों को मैं देखता हूं, अपरंपार मुझे शक्तियों का भंडार दिखाई देता है और तभी मैं आशावादी हूं कि मेरे राष्ट्र का कल्याण सुनिश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इस भाव को लेकर के मैं चल पाता हूं। और जिसके पास इतनी बढ़िया टीम हो, देश भर में फैले हुए हर कोने में बैठे हुए लोग हो, उसे निराश होने का कारण क्या हो सकता है? और उसी आशा और विश्वास के साथ, इसी टीम के भरोसे जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं, वक्त गया होगा, शायद गति कम रही होगी, डायवर्जन भी आए होंगे, डाइल्यूजन भी आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो अनुभव का सामर्थ्य है, उस अनुभव के सामर्थ्य से हम गति भी बढ़ा सकते हैं, व्याप भी बढ़ा सकते हैं, आउटपुट आउटले की दुनिया से बाहर निकल करके हम आउटकम पर कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, हम परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभार हम सीनियर बन जाते हैं, कभी कभार क्या बन ही जाते हैं, व्यवस्था ही ऐसी है। तो हमें लगता है, और ये सहज प्रकृति है, पिता अपने पोते बेटे को कितना ही प्यार न करते हो, कितना ही प्यार न करते हो, उनको मालूम है कि उनसे बेटा उनसे ज्यादा होनहार है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन पिता की सोच तो यही रहती है कि तेरे से मुझे ज्यादा मालूम है। हर पिता यही सोचता है कि तेरे से मैं ज्यादा जानता हूं। और इसलिए हम जो यहां बैठे हैं तो जूनियर अफसर से हम ज्यादा जानते हैं, विचार आना वो हम जन्म से ही सीखते आए हैं, तो उसमें कोई आपका दोष नहीं है। मुझे भी यही होगा, आपको भी यही होगा। लेकिन
लेकिन जो सत्य अनुभव होने के बावजूद भी क्या बदलाव नहीं लाया जा सकता? आज स्थिति ऐसी है कि पीढ़ियों का अंतर हमें अनुभव करना पड़ेगा। हम जब छोटे होंगे तब हमारा जानकारियों का दायरा और समाज और आज के बच्चे में आसमान जमीन का है जी। मतलब हमारे बाद जो पीढ़ी तैयार होकर के आज सिस्टम में आई है, भले हमें इतना अनुभव हुआ होगा, लेकिन हो सकता है वो ज्ञान में हमसे ज्यादा होगा, जानकारियों में हमसे ज्यादा होगा। हमारी सफलता इस बात में नहीं है कि तेरे से मैं ज्यादा जानता हूं, हमारी सफलता इस बात में है कि मेरा अनुभव और तेरा ज्ञान, मेरा अनुभव और तेरी ऊर्जा, आओ यार मिला लें, देश का कुछ कल्याण हो जाएगा। ये रास्ता हम चुन सकते हैं क्या? आप देखिए, ऊर्जा बदल जाएगी, दायरा बदल जाएगा, हमें एक नई ताकत मिलेगी। मैं कभी कभी कहता हूं कि जब आप कंप्यूटर पे काम करना सीखते हैं और ऐसी दुनिया है कि अंदर उतरते चले ही जाते हैं, कम्युनिकेशन बॉल कितना बड़ा है, लेकिन अगर आपकी मां देखती है तो वो कहती है, अच्छा बेटा तुझे इतना सारा आ गया, बहुत सीख लिया तूने। लेकिन अगर आपका भतीजा देखता है तो क्या अंकल आपको इतना भी नहीं आता है? ये तो छोटे बच्चों को आता है, आपको नहीं आता है। इतना बड़ा फर्क है। एक ही घर में 3 पीढ़ी है तो ये ऊपर एक अनुभव आएगा, नीचे दूसरा अनुभव आएगा। क्या हम सीनियर होने के नाते इस बदली हुई सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं क्या? हमारे पास वो नहीं है जो आज नई पीढ़ी के पास है, हमको मानना पड़ेगा। उसके सोचने के तरीके बदल गए, जानकारियां पाने के उसके रास्ते अलग है। एक चीज को खोजने के लिए आप घंटों तक ढूंढते रहते हैं, यार क्या हुआ था, वो पल भर में यूं लेकर के आ जाता है, नहीं साहब ऐसा था। हमारे लिए इस सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सिविल सर्विस डे पर ये संकल्प करें कि नई पीढ़ी जो हमारी व्यवस्था में आई है, से एकदम जूनियर अफसर होंगे, उनके पास हमसे कुछ ज्यादा है। उसको अवसर देने के लिए मैं अपना मन बना सकता हूं, उसको मैं मेरे अंदर इंटरनलाइज करने के लिए कुछ व्यवस्था कर सकता हूं। आप देखिए, आपके डिपार्टमेंट की ताकत बहुत बदल जाएगी, बहुत बदल जाएगी। आपने जो निर्णय किए हैं, उस निर्णय को आप बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ भरपूर कर पाएंगे। और भी एक बात है, सारी समस्याओं की जड़ में कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये इरादतन नहीं आए हैं। कुल मिलाकर के हमारी कार्यशैली जो विकसित हुई है, उसने हमें यहां लाकर के छोड़ा है। सिंपल वर्ड में कोई कह देते हैं साइलो में काम करने की तरीका। कुछ लोगों के लिए साइलो में काम करना परफॉर्मर के रूप में ठीक हो जाता है, कर लेता है, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता है। अकेले जितना करे उससे ज्यादा टीम से बहुत परिणाम मिलता है जी, बहुत परिणाम मिलता है। टीम की ताकत बहुत होती है। कंधे से कंधा मिला करके जैसे डिपार्टमेंट की सफलता साथियों के साथ करना जरूरी है, वैसे राष्ट्र के निर्माण के लिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कंधे से कंधे मिलना बहुत जरूरी है। अगर साइलो ना होता तो अदालतों में हमारे सरकार के तरह केसेस ना होते। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, क्यों? इस डिपार्टमेंट को लगता है मेरा सही है, दूसरे डिपार्टमेंट को लगता है मेरा सही है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ये दोनों डिपार्टमेंट ठीक है कि गलत है। ये इसलिए नहीं हुआ कि कोई किसी को परास्त करना चाहता था, वहां बैठा हुआ अफसर को किसी से झगड़ा था, क्योंकि ये केस चलता होगा 4 अफसर उसके बाद तो बदल चुके होंगे। लेकिन क्योंकि साइलो में काम करने के कारण और को समझने का अवसर नहीं मिलता है।
पिछले दिनों जो ये ग्रुप बना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि उस डिपार्टमेंट के अफसर उसमें नहीं थे, और जो अफसर मुझे मिले थे मैंने ऐसे उनको पूछता था। मैं सिर्फ बातों को ऐसे ऑफिशियल तरीके से काम करना मुझे आता भी नहीं है, और मुझे भगवान बचाए मुझे सीखना भी नहीं है। लेकिन मैं बाद में भोजन के लिए सब अफसरों के साथ बैठता था, और मैं उसमें बड़ा आग्रह रखता था कि मेरे टेबल पे कौन आए, मैं सुझाव देता था। और फिर मैं उनको पूछता था, ये तो ठीक है आपने रिपोर्ट बनाया, लेकिन आप बैठते थे तो क्या लगता था? अधिकतम लोगों ने ये कहा कि साहब हम एक बैचमेट रहे हैं, लेकिन सालों से अलग अलग काम करते, पता ही नहीं था कि मेरे बैचमेट में इतना ताकत है, इतना टैलेंट है। बोले तो ये बैठे तो पता चला, हमें पता भी नहीं था कि मेरे साथी में इस प्रकार की अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी है। बोले साथ बैठे तो पता चले। हमें यह भी पता नहीं था कि उसको समोसा पसंद है कि पकौड़ा पसंद है। साथ बैठे तो पता चला, नहीं उसको समोसा पसंद है तो हम अगली मीटिंग में कहते या तुम उसके लिए समोसा ले आना। चीजें छोटी होती है, लेकिन टीम बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। ये दायरों को तोड़ करके, बंधनों को छोड़ करके टीम के रूप में बैठते हैं तो ताकत बहुत बन जाती है। कभी कभार डिपार्टमेंट में एक से साथ जुड़ते हैं तो 2 हो जाते हैं, लेकिन 2 डिपार्टमेंट एक के साथ एक मिल जाता है तो 11 हो जाते हैं। टीम की अपनी ताकत है। आप अकेले खाने के लिए खाने बैठे हैं तो कोई आग्रह करेगा तो 1-2 रोटी ज्यादा खाएंगे, लेकिन 6 दोस्त खाना खा रहे हैं तो पता तक नहीं चलता है, 3-4 रोटी ऐसे ही पेट में चली जाती है। टीम का एक माहौल होता है। आवश्यकता है कि हम एक टीम के रूप में साइलो से बाहर निकल करके, समस्या है तो अपने साथी को सीधा फोन करके क्यों ना पूछे, उसके चैम्बर में क्यों ना चले जाए। वो मेरे से जूनियर होगा तो भी चला होगा, अरे भाई बताओ भाई क्या बात है, फाइल तुम्हारे यहाँ 7 दिन से आई है, तुम देखो जरा नोटिंग करते हो तो जरा ये चीजें ध्यान रखो, आप देखिए चीजें गति बन जाएगी। और इसलिए रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ये जो मैं मंत्र लेकर के चल रहा हूं, लेकिन ये बात सही है कि रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म होता है ऐसा नहीं है। रिफॉर्म टू परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म वाली बात जब तक हमारे और वो हमारे बस में है। और इसलिए हम लोगों के लिए, हम वो लोग हैं जिनके लिए रिफॉर्म टू परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ये परफॉर्म करना हमारे लिए, मैं नहीं मानता हूं आज विजन में कोई कमी है, दिशा में कोई कमी है। 2 साल हो गए इस सरकार की किसी नीति गलत होने का अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है। किसी ने उस पर कोई ये चुनौती नहीं की है। ज्यादा ही हुआ भाई गति तेज नहीं है, कोई ये शिकायत करता है, कोई कहता है इंपैक्ट नहीं आ रहा है, कोई कहते हैं परिणाम नहीं दिखता है, कोई ये नहीं कहता है गलत कर रहे हो। मतलब ये हुआ कि जो आलोचना होती है उस आलोचना को गले लगा करके हमने परफॉर्म को हम कैसे बढ़ोतरी बना सके ताकि हमारा ट्रांसफॉर्म का संकल्प है वो पूरा हो सके। रिफॉर्म कोई कठिन काम नहीं है, कठिन अगर है तो परफॉर्म है, और परफॉर्म हो गए तो ट्रांसफॉर्म के लिए कोई नाप पट्टी लेकर के बैठना नहीं पड़ता है, अपने आप नजर आता है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और मैं देख रहा हूं कि बदलाव आ रहा है। आज समय सीमा में सरकार काम करने की आदत बनी है। हर चीज मोबाइल फोन पर, ऐप पर मॉनिटर होने लगी है। ये अपने आप में अच्छी चीजें आपने स्वीकार की है, ये थोपी नहीं गई है। डिपार्टमेंट ने खुद ने तय किया है हम इतने दिन में ये करेंगे, इतने दिन में ये करेंगे, हम इतनी सोलर एनर्जी करेंगे, हम इतना पानी पहुंचाएंगे, हम इतनी बिजली पहुंचाएंगे, हम इतने जनधन अकाउंट खोले। आपने तय किया है, आप पर थोपा नहीं गया है। और जो आपने तय किया है वो भी इतना ताकतवर है, इतना प्रेरक है कि मैं मानता हूं देश को कोई कमी नहीं रह सकती है। हम परफॉर्म करके दिखा दे बस। और मुझे विश्वास है कि ऐसी टीम मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी अनुभवी ऐसी टीम मिली है। देश भर में फैले हुए ऊर्जावान नौजवान व्यवस्था में आ रहे हैं, वे भी पूरी ताकत से कर रहे हैं। हर किसी को लगता है गांव के जीवन को बदलना है। पिछली बार मैंने अफसरों से कहा था कि बहुत साल हो गए होंगे, तो एक बार आप जहां पहले ड्यूटी किया तो वहां हुआ ही है ना, क्या हुआ। और सभी अफसर गए और उनके जो अनुभव है बड़े प्रेरक है। कुछ नहीं कहना पड़ा, वो देख करके आया कि मैं आज से 30 साल पर जहां पहली जॉब की थी, पहली बार मैंने ड्यूटी लगी थी, आज 30 साल के बाद वहां गया, मैं तो बहुत बदल चुका।
मैं कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन जिन्हें छोड़ के आया था वो वहीं का वहीं रह गया। ये सोच अपने आप में मुझे कुछ कर गुजरने की ताकत दे देती है। किसी के भाषण की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई किताब से कोई सुवाक्यों की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप प्रेरणा मिलती है। यही तो जगह है। 30 साल पहले मैं इसी गांव में रहा था, इसी दफ्तर में रहा था, यही लोगों का हाल था। मैं वहां पहुंच गया, वो यहीं रह गए। मेरी तो यात्रा चल पड़ी, उनकी नहीं चल पड़ी। ये एक सोच अगर मन में रहती है, उन लोगों को याद कीजिए जहां से आपने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, उस इलाके को याद करिए, उन लोगों को याद कीजिए। आप देखिए, आपको लगेगा कि अब तो निवृत्ति का समय भले ही 2 साल 5 साल में आने वाला हो, लेकिन कुछ करके जाना है। ये कुछ करके जाना है, वही तो सबसे बड़ी ताकत आती है और वही तो देश को एक नई शक्ति देती है। और मुझे विश्वास है इस टीम के द्वारा और वैश्विक परिवेश में काम करना है। अब हम न डिपार्टमेंट साइलो में रह सकता है, न देश भी साइलो में रह सकता है। इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड बन कर चुका है और इसलिए हम लोगों को उसमें अपने आप को भी जोड़ना पड़ेगा। हर बदलती हुई परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अवसर में पलटते हुए काम करने का संकल्प करें। मनरेगा में इतना पैसा जा रहा है, मैं जानता हूं सूखे की स्थिति है, पानी की कमी है, लेकिन यह भी तो है कि अगला वर्ष अच्छी वर्षा का वर्ष आ रहा है, ऐसी एक अनुमान किया गया है। तो मेरे पास अप्रैल मई जून जितना भी समय बचा है, क्या मैं मनरेगा के पैसों से जल संचय का एक सफल अभियान चला सकता हूं? अगर आज पानी संचय की मेरी इतनी व्यवस्था है तो डीसिल्टिंग करके, नए तालाब खोद करके, नए कैनाल साफ कर करके मैं पूरी व्यवस्था से इस शक्ति का उपयोग जल संचय में करूं। हो सकता है बारिश कम भी आ जाए तो भी गुजारा करने के लिए काम आ जाती है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी ताकत हो और जन भागीदारी से सब संभव है, सब संभव है। इन चीजों को हम करने का संकल्प लेकर के चले। जिन जिलों ने ये जो सफलता पाई, उस जिलों की टीमों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश भर के जिलों के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि अब जिले की हर टीम ने कहीं न कहीं पार्टिसिपेशन करना चाहिए। कुछ ही लोग पार्टिसिपेशन करें ऐसा नहीं, आप भी इस कंपटीशन में आइए, आप भी अपने जिले में अपने सपनों के अनुकूल कोई चीज कर करके जाने का संकल्प करें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको सिविल सर्विस डे पर हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने जो किया है देश इसके लिए गर्व करता है, आप बहुत कुछ कर पाएंगे, देश सीना तान करके आगे बढ़ेगा, इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. I now request the Secretary, DARPG, Shri Devendra Chaudhary, to propose a vote of thanks. परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, माननीय MOSPP महोदय, प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री जी, अतिरिक्त प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडलीय सचिव महोदय, मैं सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मुझे सिविल सेवा वार्षिक दिवस 2016 के आयोजन करने का परम सौभाग्य एवं श्रेय प्राप्त हुआ। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिविल सेवा दिवस 2016 को ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थीम और आज परफॉर्मिंग इंडिया के विजन के तहत एक नया प्रेरणादायक स्वरूप देने में मार्गदर्शन दिया, उत्साहवर्धन किया। मैं इस हेतु अपने दिल से कृतज्ञता अर्पित करता हूं। माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के सतत मार्गदर्शन का मैं आभारी हूं। आदरणीय प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अतिरिक्त प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री जी के सघन मार्गदर्शन का मैं विशेष ऋणी रहूंगा। कैबिनेट सचिव महोदय के पल पल मार्गदर्शन से ही समस्त आयोजन संभव हो सका, इस हेतु मैं बहुत अनुग्रहित हूं। मैं अति वरिष्ठतम पूर्व कैबिनेट सचिवगण व सभी सेवानिवृत्त अग्रज मार्गदर्शकों का उनकी उपस्थिति के लिए अत्यंत आभारी व कृतज्ञ हूं। हेमना संलक्ष्यते ह्याग्नो विशुद्धि श्याम कापिवा। The purity or otherwise of gold can be tested only when it is put through fire. सर्वश्रेष्ठता के अग्नि स्वरूपी महाआकलन में प्रतिभागी व पुरस्कृत सभी अधिकारियों का अत्यंत आभारी हूं। उनकी उत्कृष्टता से सिविल सेवा दिवस 2016 के नवीन प्रयोजन से यह परिणामित हुआ है कि लोक सेवा में सफलता के लिए 3 तत्व हैं: प्रेरणादायक नेतृत्व, लोक सहभागिता में निपुणता व लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा शक्ति। कल के आयोजित 8 पैनल सेशंस में अध्यक्षता स्वीकार कर व्यापक मार्गदर्शन देने के लिए मैं सभी माननीय मंत्रीगण का बहुत ऋणी हूं।
उत्कृष्ट आकलन हेतु चिन्हित प्रायोरिटी प्रोग्राम्स के सचिवगण क्रमशः फाइनेंशियल सर्विसेज, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, स्कूल एजुकेशन तथा कृषि के साथ साथ समस्त साथी सचिवगण, सहयोगी मुख्य सचिवगण का विशेष आभारी हूं। मैं टीम डीआरपीजी के प्रत्येक सदस्य का उनके अद्वितीय सहयोग के लिए सदा ऋणी रहूंगा। बीएसएनएल, एनएफडीसी, आईटीडीसी, एनआईसी, दूरदर्शन, पुलिस सिक्योरिटी व समस्त मीडिया के साथ साथ फील्ड विजिट के 76 परिश्रमी अधिकारियों का व उन समस्त अधिकारी साथियों का और संस्थाओं का जिनका नाम समय की कमी के कारण नहीं ले पा रहा हूं, उनका मैं विशेष रूप से अनुग्रहित रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त 2 दिवसीय आयोजन में किसी भी हुई कमी की क्षमा याचना सभी से करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के से अंत में प्रार्थना है कि हमें आशीर्वाद दें कि हम 10वें सिविल सेवा दिवस के मोटो योगः कर्मसु कौशलम में निहित ध्येय को अपने परिश्रम और सेवा समर्पण से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। Dignitaries, ladies and gentlemen, that concludes the 10th Civil Services Day celebrations. 10वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आज विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। उम्मीद है कि ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोक सेवकों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने में कामयाब होंगे। नमस्कार।